गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने गिब्स हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन कंप्लीट किया था। आज उसके आगे हम करेंगे। हमें बेसिकली रिएक्शन आइसोथर्म और रिएक्शन आइसोकोर करना है। देन उसके बाद क्लॉसियस इनइक्वालिटी एंड क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन करनी है। लेकिन रिएक्शन आइसोथर्म और रिएक्शन आइसोकोर करने से पहले हमें द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम यानी लॉ ऑफ मास एक्शन को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा उसके अंदर यूज़ होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन से। आप छोटी क्लासेस में 11th क्लास में और मे भी पॉसिबल शायद फर्स्ट या सेकेंड ईयर में लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ चुके हैं, तो हम उसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बट व्हाट इज़ के सी के पी और किस तरीके से ये फाइंड आउट होता है ये हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ मास एक्शन आप जानते हैं किसने दिया था, ये गुलबर्ग और वागे जो है दो साइंटिस्ट है जिन्होंने लॉ ऑफ मास एक्शन जो है वो दिया था। और व्हाट इज़ द लॉ ऑफ मास एक्शन कि किसी किसी अभिक्रिया का वेग जो है वो उसके क्रियाकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, ठीक है। जो उसके क्रियाकारक है यानी जो रिएक्टेंट है उनके जो एक्टिव मासेस होते हैं। एक्टिव मास का मतलब होता है मास एट ए पर्टिकुलर टाइम, यानी कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे रिएक्शन होती जाती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज हो जाती है यानी कि कम होती जाती है। तो एट ए पर्टिकुलर टाइम पर रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है दैट इज़ कॉल्ड द एक्टिव मास, ठीक है। कि हम कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है एक्टिव मास निकाला जाता है। तो उसके सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी उनके जो एक्टिव मासेज हैं उनको क्या करो मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आएगा उसके इक्वल होता है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन की वेलोसिटी या वेग, ठीक है। और इसी को हमने जो है यहाँ पर आपको पता है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लगभग लिखा होता है हर चीज़ कि द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस। और जो मोलर एक्टिव मास जो है वो हम किस में ले रहे हैं, मोलर कंसंट्रेशन की फॉर्म में ले रहे हैं, यानी कि मोल्स पर लीटर, ठीक है। जैसे हमने एक रिएक्शन ली है A प्लस बी गिव्स C+D, ये इक्विलिब्रियम का साइन है कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है। तो रेट या वेलोसिटी जो फॉरवर्ड रिएक्शन की होगी वो क्या होगी, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए A प्लस बी इज़ द रिएक्टेंट, ठीक है। लेकिन अगर यही हम इस रिएक्शन को ये देखें कि C+D गिव्स A प्लस बी, यानी ये रिएक्टेंट है, तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट क्या होगा C+D, ठीक है। तो एक्टिव मास को जो है हम बड़े वाले ब्रैकेट में ऐसे लिखते हैं बंद करके, तो ये क्या कहलाता है एक्टिव मास या एक्टिव कंसंट्रेशन की फॉर्म में ये लिखा जाता है, ठीक है। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की वेलोसिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मल्टीप्लिकेशन के, और जो बैकवर्ड रिएक्शन की जो रेट है या वेलोसिटी है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उनके जो रिएक्टेंट है उनकी एक्टिव कंसंट्रेशन के मल्टीप्लिकेशन के, ठीक है। तो ये लॉ के अकॉर्डिंग ही है। तो ये हो जाएगा जो वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, जब यहाँ प्रोपोर्शनिटी का जो है चिन्ह हटता तो एक प्रोपोर्शनिटी कांस्टेंट आता है, वो है के एफ मतलब फॉरवर्ड, और यहाँ आता है के बी मतलब बैकवर्ड, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट और ये बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे हम जानते हैं कि फॉरवर्ड इज इक्वल टू बैकवर्ड हो जाएगा, यानी के एफ अपॉन के सी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, के एफ अपॉन के बी आएगा। ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, ये के बी होगा, ठीक है। के एफ अपॉन के बी यानी कि बैकवर्ड, ठीक है, इजिकल टू सी डी अपॉन ए बी, यानी कि मोलर कंसंट्रेशन या एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। यानी प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दैट इज कॉल्ड के सी, यानी ये क्या है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पर हम देखें तो सबके क्या है एक एक मोल थे। अगर हम इसे देखें कि ए के N1 मोल बी के N2 मोल मिल के रिएक्शन करते हैं, सी के M1 मोल बन रहे हैं और डी के M2 मोल बन रहा है, ठीक है। तो आप देखें के सी इजिकल टू यहाँ क्या हो जाएगा, जो मोल फ्रैक्शन होता है वो इनके कहाँ पावर्स में चला जाता है, ठीक है। तो एक्टिव कंसंट्रेशन सी की पावर M1 डी की पावर M2 अपॉन ए की पावर N1 और बी की पावर N2, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इस तरीके से ये केस निकल जाएगा, ठीक है।
फॉर एग्जांपल यही अगर कोई गैस फेज में रिएक्शन हो रही है तो केसी तो क्या हो जाएगा इसका, केसी तो आप देखें कंसंट्रेशन की फॉर्म में है तो यही हो जाएगा सी डी अपॉन ए बी, लेकिन के पी, सी मतलब कंसंट्रेशन और पी मतलब प्रेशर यहाँ पर, ठीक है। तो अगर के पी हम देखें तो क्या होगा, प्रेशर ऑफ सी पार्शियल प्रेशर, स्मॉल पी है, स्मॉल पी शो करता है पार्शियल प्रेशर को, ठीक है। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी, यानी आंशिक दाब। तो जो गैसीय अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए हम क्या निकालते हैं, केपी निकालते हैं, और जो सॉलिड स्टेट या लिक्विड स्टेट या सॉल्यूशन स्टेट में जो रिएक्शंस होती हैं उनके लिए हम क्या निकालते हैं, केसी निकालते हैं। यानी विलयन अवस्था में है तो केसी, सी मतलब सांद्रता कंसंट्रेशन, और अगर गैसीय अवस्था में है तो उनके लिए पी, पी मतलब दाब, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो अभिक्रियाएं होती हैं उनके लिए जो दाब होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, यानी दाब सांद्रता के समानुपाती होता है, क्योंकि दाब बढ़ने पर अणुओं की संख्या बढ़ जाती है यानी सांद्रता बढ़ जाती है, और दाब कम होने पर अणुओं की संख्या कम हो जाती है यानी सांद्रता कम हो जाती है पर यूनिट एरिया में, ठीक है। एक पर्टिकुलर जो अपन बात करें उस एरिया में या पर यूनिट वॉल्यूम में, तो इसीलिए हम दाब को जो है वो सांद्रता के समानुपाती रखते हैं और यहाँ दाब के रूप में लिया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन के पी एंड के सी। तो अगर रिलेशन की बात करें तो देखिए के ये कोई सिंपल रिएक्शन है, तो के सी इसका कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, हमें मालूम है। और के पी इसका के सी जो है इसको हम, ये जो एक्टिव कंसंट्रेशन है इसको हम सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सी मतलब सांद्रता। तो कंसंट्रेशन ऑफ सी m1 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ डी m2 डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए n1 मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ बी n2। एक्टिव कंसंट्रेशन की हम यहाँ बात कर रहे हैं, ठीक है। और के पी क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पी वी इजिकल टू हम जानते हैं एन आर टी, तो पी इजिकल टू क्या हो गया, एन बाई वी आर टी, और एन अपॉन वी होता है सी यानी मोलर कंसंट्रेशन। मैंने अभी आपको कहा था कि प्रेशर को हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में लेते हैं, तो इसका मतलब पी इजिकल टू क्या हो गया, सी आर टी, ठीक है। तो ये स्मॉल पी जो है यानी पार्शियल प्रेशर है, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी आर टी, ठीक है। तो देखिए वही लिखा है, कंसंट्रेशन ऑफ सी m1 और RT की भी पावर आएगी m1, कंसंट्रेशन ऑफ D m2 RT की पावर m2, कंसंट्रेशन ऑफ A n1 RT की पावर n1, कंसंट्रेशन ऑफ B n2 RT की पावर n2, ठीक है। ये हो गया KP। अब आप देखिए हम जानते हैं KP इज इक्वल टू सी की पावर n1 CD की पावर m2 CA की पावर n1 मल्टीप्लाई बाय CB की पावर n2, और आर टी हमने यहाँ क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। आर टी इज इक्वल आर टी की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर क्या पावर सम हो जाती है तो m1 प्लस m2, और नीचे वाले पावर्स का सम होगा n1 प्लस n2, तो m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, m1 प्लस m2 माइनस n1 प्लस n2, ठीक है। और ये चीज़ किसके बराबर है, के सी के बराबर। अगर आप देखें तो के सी इज इक्वल टू यही था, तो ये देखिए यही हो गया के सी के बराबर, यानी के पी इज इक्वल टू क्या हो गया, के सी मल्टीप्लाई बाय आर टी, पावर क्या होगी इसकी, डेल्टा एन, और डेल्टा एन है क्या, नंबर ऑफ मोल्स जो है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। अगर डेल्टा एन की वैल्यू ज़ीरो है इट मीन्स क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू ज़ीरो, यानी कि के पी इज इक्वल टू के सी हो जाएगा। डेल्टा एन की वैल्यू अगर नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि n1 प्लस n2 यानी रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा हैं प्रोडक्ट के कम है, तो उस केस में के सी की वैल्यू ज़्यादा होगी के पी से। और अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज़ हायर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, देन के पी की वैल्यू ज़्यादा होती है के सी से, ओके। तो ये है के पी और के सी में रिलेशन। अब बात आती है कि हमने यहाँ ये के पी और के सी क्यों निकाला, बिकॉज जो फ्री एनर्जी है और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, तो हमें इसीलिए जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ना पड़ा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। अब हम अपने वापस जो अपना मेन टॉपिक है उस पर आते हैं, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड फ्री एनर्जी रिलेशन है। देखिए डेल्टा जी जो है क्या होता है हम जानते हैं, इजकल टू जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट, यानी कि फ्री एनर्जी किसकी, प्रोडक्ट की माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू ज़ीरो है इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है, यानी कि प्रोडक्ट की फ्री एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की फ्री एनर्जी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, यानी रिएक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम पे है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा कब होता है, जब रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। इसके अलावा डेल्टा जी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है।
इन दोनों ही केसेस में रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल। ठीक है, ये तो रिवर्सिबल हो गई, लेकिन इन दोनों केसेस में रिएक्शन कैसी है, इरिवर्सिबल। लेकिन इसमें से एक स्पॉन्टेनियस है और एक नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हम देखते हैं कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव आती है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि जी ऑफ रिएक्टेंट इज हाई देन जी ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, इट मीन्स द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब यह है कि रिएक्शन अपने आप होगी, हमें किसी भी टाइप का कोई एक्सटर्नल वर्क करने की ज़रूरत नहीं है सिस्टम के ऊपर, यानी रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। और रिएक्शन किस तरफ चलेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलेगी हमेशा, ठीक है, विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क। और डेल्टा जी की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती, इट मीन्स रिएक्शन है तो इरिवर्सिबल बट इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यानी ये अपने आप नहीं होगी, ये होएगी, लेकिन कब, अगर आप एक्सटर्नल वर्क करेंगे सिस्टम के ऊपर तो होएगी। ठीक है, तो नेगेटिव डेल्टा जी जो है उसको हम कहते हैं इट इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, क्योंकि नेगेटिव है अगर डेल्टा जी की वैल्यू, इट मीन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इसीलिए कहा जाता है कि नेगेटिव डेल्टा जी इज़ द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। और ड्राइविंग फोर्स इट इज़ डिपेंड ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ड्राइविंग फोर्स मतलब प्रेरक बल, यानी किसी भी अभिक्रिया के होने के लिए जो प्रेरक बल होता है वो क्या है, नेगेटिव डेल्टा जी। ठीक है, और प्रेरक बल जो है वो क्रियाकारक और उत्पाद की सांद्रता पर निर्भर करता है, यानी ड्राइविंग फोर्स डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड इट इज़ आल्सो डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये साथ साथ ताप और दाब पर भी निर्भर करता है। तो हमें बेसिकली जो रिएक्शन आइसोथर्म और रिएक्शन आइसोकोर देखना है वो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसीलिए हमने ये देखा कि डेल्टा जी यानी कि एक जो मुक्त ऊर्जा होती है यानी जी, और जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उनके बीच में रिलेशन है। ठीक है, ये हमको पता चल गया कि जो डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव है वही एक ड्राइविंग फोर्स है, और ये जो ड्राइविंग फोर्स यानी प्रेरक बल है वो निर्भर कर रहा है किसके ऊपर, सांद्रता, किसकी, क्रियाकारकों की सांद्रता। और सांद्रता यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ, यानी सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, और साथ साथ ताप और दाब पर भी निर्भर करता है। ठीक है, अब इस ड्राइविंग फोर्स यानी प्रेरक बल की सहायता से हम मोलर फ्री एनर्जी जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, यानी मोलर मुक्त ऊर्जा, ठीक है, क्रियाकारकों के उत्पाद की ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है रिएक्शन यानी आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है। इस पूरी रिएक्शन को हमने नेगेटिव से यानी माइनस से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच और प्लस टी डेल्टा एस। और अगर यही रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो उसको क्या कहलाती है, वो आइसोकोर कहलाता है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो आइसोथर्मल और कांस्टेंट वॉल्यूम पे तो आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, और उसके लिए हम जानते हैं क्या होता है, हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी आती है, यानी माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई प्लस टी डेल्टा एस। ये दोनों हम पढ़ चुके हैं, इसके बारे में हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ डेल्टा ए क्यों आया, डेल्टा ई क्यों आया, और अब वॉल्यूम अगर ज़ीरो है यानी चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, कैसे होगा, ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हेल्महोल्ट्ज़ एनर्जी को भी डिस्कस कर चुके हैं, और डेल्टा ए क्या होता है, वर्क फंक्शन होता है, कार्यफलन, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, ये सारी बातें हम पहले पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं एक रिएक्शन जहाँ पे ए के N1 मोल बी के N2 मोल के साथ में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनाते हैं सी के M1 मोल और डी के M2 मोल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू वेंट हॉफ आइसोथर्म, वेंट हॉफ का आइसोथर्म अगर हम देखें तो वेंट हॉफ ने फॉर्मूला दिया था, वो था डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी। डेल्टा जी नॉट का मतलब क्या है, देखिए गिब्स फ्री एनर्जी जो होती है वो होती है डेल्टा जी, ठीक है, और डेल्टा जी नॉट मतलब गिव्स फ्री एनर्जी इन स्टैंडर्ड कंडीशन, यानी कि जो अपनी स्टैंडर्ड कंडीशन होती है यानी मानक परिस्थितियाँ, मानक परिस्थितियों में जो मुक्त ऊर्जा का मान आता है वो क्या होता है, डेल्टा जी नॉट। ऊपर इसके ये ज़ीरो लगा देते हैं, इससे ये क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड कंडीशन यानी मानक परिस्थितियों में। ठीक है, ये हो गया। और के पी की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी M1 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ डी पावर M2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पावर N1 मल्टीप्लाई बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पावर N2। ठीक है, तो जी इज इक्वल टू क्या, डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन के पी की वैल्यू हमने ये रख दी। तो देखिए, इसलिए हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पहले पता किया था कि क्या होता है। अगर मैं आपको नहीं बताता तो आप यहाँ डायरेक्ट के पी की वैल्यू शायद पुट नहीं कर पाते,
लेकिन अब हम जानते हैं कि Kp की वैल्यू क्या होती है, Kc की वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और इक्विलिब्रियम अगर होगा यानी साम्य अवस्था होगी तो हम जानते हैं डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, 0। और अगर डेल्टा जी 0 होगा तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इस तरफ आ जाएगा इक्वल टू के, तो माइनस की हो जाएगी वैल्यू, यानी माइनस आर टी एल एन के पी, ये पूरा के पी है, ठीक है। यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, ये हो गया। अब इक्वेशन 1 से के पी की वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 2 में, ठीक है। इक्वेशन 1 अगर आप देखें ये वाली थी अपनी, तो के पी की वैल्यू क्या थी, के सी आर टी डेल्टा एन, ये वैल्यू हम पुट करेंगे, यानी कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, और जब वैल्यू पुट करेंगे तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी आर टी की पावर डेल्टा एन। तो वही बात है, डेल्टा एन की वैल्यू अगर 0 है तो ये क्या हो जाएगा, के सी रह जाएगा ओनली, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। तो ये क्या है, बेसिकली रिलेशन है गिब्स फ्री एनर्जी में और जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, क्योंकि के सी के पी आप जानते हैं क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ठीक है। यह आ गया। अब ये हो गया, अगर डेल्टा एन इजिकल टू 0 देन डेल्टा जी नॉट इजिकल टू माइनस आर टी एन एन के सी, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिएक्शन आइसोथर्म की। हम जानते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी हम कर चुके हैं जब हमने गिब्स और हेल्महोल्ट्ज किया था, वहाँ केस किए थे, और जब केसेस किए थे तो वहाँ पे हम जब आइसोथर्मल प्रोसेस किया था तो डी टी इजिकल टू था, आपको याद होगा डेल्टा जी इजिकल टू वी डी पी माइनस एस डी टी था। और जब डी टी इजिकल टू 0 यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डी टी इजिकल टू 0, तो डी जी इजिकल टू ओनली बचता है वी डी पी, ठीक है, सिर्फ ये बचता है। तो अगर हम देखें तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, यानी कि डेल जी अपॉन ये इस तरफ आएगा नीचे, तो डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इजिकल टू हो जाता है डेल यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इजिकल टू वी, क्योंकि डेल जी अपॉन डेल पी इजिकल टू वी बचेगा। ये क्या है, केमिकल पोटेंशियल है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है वो केमिकल पोटेंशियल, देखिए, उसके इक्वल होती है। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप देखेंगे मैंने यहाँ पर ये चीज़ बता रखी है, इट इज़ वेल नोन दैट द फ्री एनर्जी एंड द केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर सब्सटेंस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर आर आइडेंटिकल, ठीक है। यानी कि जो कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे गिब्स फ्री एनर्जी और जो केमिकल पोटेंशियल होता है यानी रासायनिक विभव होता है किसी भी प्योर सब्सटेंस का, ध्यान रखिएगा, केमिकल पोटेंशियल मीन्स रासायनिक विभव किसी भी सब्सटेंस का यानी किसी भी पदार्थ का, वो क्या होता है, आइडेंटिकल होते हैं, यानी कि वो दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम गिब्स फ्री एनर्जी की जगह यहाँ पर क्या ले सकते हैं, जो केमिकल पोटेंशियल है यानी म्यू, वो पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर द गिब्स फ्री एनर्जी यानी डेल्टा यानी जी एंड केमिकल पोटेंशियल इट मीन्स म्यू आर आइडेंटिकल एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने ये ले लिया, यानी डेल न्यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी, और हम जानते हैं पी वी इज इक्वल टू आर टी होता है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी बाई पी। तो वी की वैल्यू अगर हम पुट करें आर टी बाई पी, तो डेल न्यू अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू आर टी बाई पी, ठीक है। और इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो न्यू इज इक्वल टू क्या आएगा, इसका हो जाएगा आर टी एल एन पी, आर टी एल एन पी और एक कांस्टेंट आएगा न्यू नॉट, ठीक है। ये एक न्यू नॉट क्या है, यहाँ पर एक कांस्टेंट है, आपको मालूम है इंटीग्रेशन कांस्टेंट आता है, और वो डिपेंड कर रहा है किस पे, गैस के टेम्परेचर पे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट विच डिपेंड ऑन द टेम्परेचर ऑफ गैस, ठीक है। तो ये न्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये क्या है, न्यू केमिकल पोटेंशियल है, न्यू नॉट क्या है, स्टैंडर्ड केमिकल पोटेंशियल है, ओके। ये अभी बात हो गई। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्री एनर्जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन, तो उसके लिए हमने एक रिएक्शन ले ली है, वही वाली है अपनी, ठीक है, रिवर्सिबल है, केमिकल रिएक्शन ले रखी है, ठीक है। देयर इज अ इम्पोर्टेंट रिलेशन बिटवीन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड चेंज इन फ्री एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और चेंज इन फ्री एनर्जी के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। द केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस इज कनेक्टेड विद द थर्मोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट। यहाँ पे हमने क्या किया है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ दिस प्रोसेस कनेक्टेड विद द थर्मोडायनेमिक और इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट, यानी कि जो केमिकल रिएक्टिविटी है जिसको हम बात कर रहे हैं कि रासायनिक सक्रियता
उसको हमने कनेक्ट किया है किससे, जो ऊष्मागतिकी और इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट्स, ठीक है, यानी कि ऊष्मागतिकी और इलेक्ट्रोकेमिकल जो मेजरमेंट्स होते हैं उसके साथ में यहाँ कनेक्ट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ आइडियल गैस, ठीक है, आर ऑल आइडियल गैसेस, यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सारे क्या है, आइडियल गैस हैं यहाँ पर, और उनके जो प्रेशर है वो क्या है, पी ए, पी बी, पी सी एंड पी डी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। इनके इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी ए, इसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा पी बी, इसका हो जाएगा पी सी और इसका हो जाएगा पी डी, ठीक है। यानी हमने यहाँ पर जो है जो केमिकल रिएक्टिविटी है, यानी कि रासायनिक सक्रियता को इलेक्ट्रोकेमिकल मेजरमेंट का मतलब हो जाता है वैद्युत रासायनिक जो मेजरमेंट्स है यानी मापन है उनके साथ में, और जो थर्मोडायनेमिक्स यानी कि जो ऊष्मागतिकीय क्वांटिटीज़ हैं उनके साथ में हमने क्या किया है, ऊष्मागतिकी और वैद्युत रासायनिक जो मानक हैं उनके साथ में इसको जो है जोड़ा है, इसको केमिकल रिएक्टिविटी को यानी रासायनिक सक्रियता को, ठीक है। तो ये हो गया। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो गया, जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट, ठीक है। तो फ्री एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की जो फ्री एनर्जी वो क्या हो जाएगा, देखिए वही जोड़ा हुआ है, m1 म्यू सी मतलब सी की जो एक्टिविटी है उसकी हम बात कर रहे हैं, प्लस m2 न्यू डी, केमिकल पोटेंशियल जो है किसका है, डी का, और ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, और सी की क्या है, केमिकल पोटेंशियल, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी एंड डी मल्टीप्लाई बाय डी का केमिकल पोटेंशियल। और फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यहाँ हमने लिया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय केमिकल पोटेंशियल ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय केमिकल पोटेंशियल ऑफ बी, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या है, जी प्रोडक्ट माइनस जी रिएक्टेंट। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट का क्या है, केमिकल पोटेंशियल, और उनका मल्टीप्लिकेशन करके जो जोड़ा केमिकल पोटेंशियल माइनस टोटल केमिकल पोटेंशियल ऑफ रिएक्टेंट। बट वी नो डेट न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट प्लस आर टी एल एन के पी, आर टी एल एन पी हम जानते हैं ये होता है। तो ये वैल्यू हम पुट करेंगे कहाँ, इक्वेशन नंबर 2 में। अब देखिए म्यू सी की जगह जब यहाँ पे सी आएगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट सी प्लस आर टी एल एन पी सी। यहाँ पर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डी प्लस आर टी एल एन पी डी। यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ए आर टी एल एन पी ए, और यहाँ आएगा जब होगा म्यू नॉट बी आर टी एल एन पी बी। तो इस तरीके से हम जब ये पुट करेंगे तो देखिए कुछ इस टाइप से आएगा, डेल्टा इज इक्वल टू m1 यहाँ पे हमने लिया बाहर, तो m1 के बाद में c के लिए ये पूरा प्लस m2 d के लिए ये पूरा माइनस n1 a के लिए ये पूरा प्लस n2 b के लिए ये पूरा। अब m1 यहाँ पूरा अंदर मल्टीप्लाई होगा, m2 पूरे में अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ n1 मल्टीप्लाई होगा और यहाँ n2 मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए ये चीज़ आएगी पूरी, ठीक है। यानी m1 म्यू नॉट सी प्लस m1 आर टी एल एन पी सी प्लस m2 म्यू नॉट डी अपॉन प्लस m2 आर टी एल एन पी डी माइनस n1 म्यू नॉट ए प्लस n1 आर टी एल एन पी ए प्लस n2 म्यू नॉट बी प्लस n2 आर टी एल एन पी बी। यहाँ हमने क्या किया है, इनको केमिकल पोटेंशियल की फॉर्म में हमने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें कि ये जो चीज़ है m1 म्यू नॉट सी प्लस m2 म्यू नॉट डी माइनस n1 म्यू नॉट ए प्लस n2 म्यू नॉट बी, ये अलग ले लेंगे क्योंकि ये सब कांस्टेंट है, ठीक है, ये ले लिया अलग, ठीक है। प्लस ये बचेगा हमारे m1 आर टी एल एन पी सी प्लस m2 आर टी एल एन पी डी माइनस फिर वापस नया ब्रैकेट n1 आर टी एल एन पी ए प्लस n2 आर टी एल एन पी बी। ये देखो ये रहा दिस वन, इसमें से c प्लस डी में से माइनस कर दिया a प्लस बी प्लस वापस यहाँ पे c प्लस डी में से माइनस कर दिया a प्लस बी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है यानी ये वाली जो है m1 म्यू नॉट सी प्लस m2 म्यू नॉट डी माइनस n1 म्यू नॉट ए प्लस n2 म्यू नॉट बी, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, ठीक है। इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा जी नॉट, ये आ गया अपना प्लस। अब देखिए दिस माइनस दिस, और आप जानते हैं
लॉग में हम क्या करते हैं कि जो माइनस वाली चीज़ होती है वो कहाँ आती है, नीचे आती है, यानी ये क्या रहेगा ऊपर, ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। यानी कि और जो प्लस वाला होता है वो क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। आर टी एल एन जो है हमने क्या ले लिया, यहाँ कॉमन ले लिया, ठीक है। तो आर टी एल एन कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, पी सी की पावर एम वन मल्टीप्लाई बाय पी डी की पावर एम टू, ये ऊपर चला जाएगा। आर टी एल एन जो है वो क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, पी सी की पावर ये एम वन इसके ऊपर आएगा, और पी डी की पावर एम टू, क्योंकि जब इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, और मल्टीप्लाई वाली चीज़ें क्या हो जाती हैं, प्लस में हो जाती है। देखिए इसको जब आप खोलेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी पूरी, ठीक है। यानी एम वन आर टी एल एन पी सी प्लस एम टू आर टी एल एन पी डी, ठीक है, माइनस देखें आप एन वन आर टी एल एन पी ए प्लस एन टू आर टी एल एन पी बी। तो इसको खोलने पर यही चीज़ आ रही, तो हमने उसको इस तरीके से लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं लॉग में, ठीक है। और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज़ हमने ले ली है, दिस इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट, क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशंस में हो जाती हैं। जब स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं तो वो क्या है, जो है चेंज नहीं होती हैं, वो स्टैंडर्ड कंडीशन फिक्स होती हैं, तो इसलिए ये वैल्यू किसके बराबर होगी, डेल्टा जी नॉट के बराबर। और इक्विलिब्रियम पे हम जानते हैं डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो, यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस आर टी एल एन के पी, और ये पूरी वैल्यू आप जानते हैं किसके बराबर है, के पी के बराबर है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और ये के पी इज इक्वल टू ये है ही। तो फ्रॉम इक्वेशन 5 द वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट पुट इन इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। तो डेल्टा जी नॉट की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे आप यहाँ पर। तो जैसे ही आप इसमें यहाँ पर पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के पी, ये रहा माइनस आर टी एल एन के पी प्लस आर टी एल एन ये रहा वापस, ठीक है, ये चीज़। तो इसको ये तो हो गया आर टी एल, क्योंकि जब स्टैंडर्ड कंडीशन है तो वो क्या है, के पी, ये जो चीज़ है ये क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं है, इसीलिए ये किसके बराबर है, क्यू पी के बराबर है। यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस आर टी एल एन के पी प्लस आर टी एल एन क्यू पी। क्यू पी आप जानते हैं, क्यू क्या होता है, रिएक्शन क्यूटेंट होता है। जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है तो के आता है, यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, के आएगा। लेकिन जब हम किसी भी समय यानी एज जब हम इक्विलिब्रियम पे एकदम रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे हम चेक कर रहे हैं तो के आएगा, लेकिन इक्विलिब्रियम के अलावा किसी भी और समय पर रोक करके चेक कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या आएगा, हमने जैसे किसी और समय पर पार्शियल प्रेशर ले लिया, जब एग्जैक्ट इक्विलिब्रियम पे हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं तो के पी आता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के अलावा हम किसी भी समय पर अगर पार्शियल प्रेशर ले रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, क्यू पी कहलाता है, यानी कि जो है वो कहलाता है रिएक्शन क्यूटेंट, ठीक है। तो क्यू आपको समझ में आ गया, रिएक्शन क्यूटेंट आपने 11वीं क्लास में इसको अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है, ये हो गया रिएक्शन क्यूटेंट, ठीक। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस अगर हम देखें डेल्टा एन इज इक्वल टू जीरो है तो के पी इज इक्वल टू के सी होता है, यानी डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन के सी प्लस आर टी एल एन क्यू सी, ठीक है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर टी एल एन क्यू सी अपॉन के सी, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का है तो लॉग में क्या हो जाएगा, माइनस वाली चीज़ नीचे आएगी, यानी क्यू सी अपॉन के सी, या फिर हम इसको लिख सकते हैं आर टी एल एन क्यू पी अपॉन के पी, ठीक है। तो ये जो है रिलेशन है बेसिकली फ्री एनर्जी और जो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बीच में, ओके। देन हम अगर देखें तो अभी हमारे जो है काफ़ी कंटेंट हो चुका है, हालांकि इसके बाद हमें जो है रिएक्शन आइसोकोर करना है। हम कहाँ तक पहुँचे, ये कितना है, 1 2 4, ठीक है। तो अभी हमारा जो है रिएक्शन आइसोथर्म हुआ है और रिएक्शन आइसोकोर हमको करना है, बट इसको अगर अभी हम करेंगे तो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम यहीं स्टॉप करते हैं और रिएक्शन आइसोकोर हम करेंगे कल, ओके, थैंक यू।